मेरे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल लॉ लॉजिक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आस्था। अपने इस चैनल पर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं एलएलबी का सिलेबस। नया सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। मैं अपनी तरफ से एफर्ट करूंगी कि घर बैठे आपको आपके एलएलबी के सिलेबस की पूरी नॉलेज प्रोवाइड की जाए। तो अपनी इसको शुरू करने के पहले सबसे पहले जो आपका वीडियो में स्टार्ट करने जा रही हूँ वह है कॉन्स्टिट्यूशन। कोशिश करूंगी कि एलएलबी के सारे सिलेबस में कंप्लीट करूं, सारे सब्जेक्ट के, लेकिन सबसे पहला सब्जेक्ट जो मैं लेने जा रही हूं वो है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की पहले यूनिट का पहला टॉपिक आज मैं उठा रही हूं, जो है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ना सिर्फ आपको एलएलबी के पेपर में, बल्कि कोई भी अगर आप ऐसा पेपर देते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का कोई बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताओं में एक विशेषता जो भारतीय संविधान को बहुत ही विशेष बना देती है वो है भारतीय संविधान का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान होना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, मैं यहाँ पे दो बातें इस्तेमाल कर रही हूँ, लार्जेस्ट रिटन। अगर मैं केवल लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड कहूँ तो उस कंडीशन में ब्रिटेन का संविधान अपने आप में बहुत बड़ा संविधान है। लेकिन आपको पता है कि ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, ब्रिटेन में मौखिक संविधान प्रयोग होता है। इस हिसाब से भारतीय संविधान, जो कि एक लिखित संविधान है, वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ, बहुत सारे जो हैं उपखंड और बहुत सारे उपभाग जो कि भारतीय संविधान के अंदर समाहित हैं, इसे सबसे बड़ा लिखित संविधान बना देते हैं। आपको पता है कि जिस समय भारतीय संविधान को विद्वान संविधान निर्माताओं के द्वारा बनाया जा रहा था, उस समय पर लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था और उनमें जो भी सुंदर बातें, जो भी महत्वपूर्ण बातें थी, उन्हें भारतीय संविधान में समाहित किया गया। इसी कारण से भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनकर उभरा, जो भारतीय संविधान की एक बहुत ही विशेषता है। आइए अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में। भारतीय संविधान भारत को एक सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट रिपब्लिक के रूप में स्टैब्लिश करने की बात करता है। यानी भारतीय संविधान भारत को एक संप्रभु, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य के रूप में स्थापित करने की बात करता है। ये सारे टर्म्स, अगर आपको इनमें से किसी में कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने अपने एक लेक्चर में, जिसमें मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल डिस्कस किया है, वहाँ इन सारे टर्म्स को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको इन पांचों टर्म्स को समझने में कोई इशू आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरा प्रीएम्बल वाला वीडियो देखिए और वहाँ से आप इन पांचों टर्म्स को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु, जो कि अपने निर्णय लेने में पूरी तरीके से सक्षम है। डेमोक्रेटिक का मतलब है लोकतंत्र, यानी कि जहाँ जनता जो है वो सरकार बनाने में अपना योगदान देती है, जैसे कि हम वोट डाल करके सरकार को, प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। सेकुलर, जो कि भारत के परिप्रेक्ष्य में पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल है। इसका मतलब होता है कि राष्ट्र का कोई भी धर्म नहीं है, ना ही किसी धर्म को सपोर्ट करेगा और ना ही किसी धर्म का विरोध करेगा राज्य। सोशलिस्ट है, इसका मतलब है कि जो भी संसाधन है राष्ट्र के पास में, देश के पास में, उसको देश एक ट्रस्टी के रूप में होल्ड करेगा। उनको जनता जो होगी वो उसकी स्वामी मानी जाएगी। रिपब्लिक या गणतंत्र की बात करें तो इसका अर्थ होता है कि जो देश का प्रमुख व्यक्ति होगा वो जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, ना ही वंशानुगत व्यक्ति होगा। तो ये सारे टर्म्स, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, कि अपने आप में बहुत ब्रॉड सेंस रखते हैं। आप इन्हें एक बार बेहतर तरह से समझने के लिए मेरे प्रीएम्बल वाले लेक्चर पे जा करके ज़रूर देख लें। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान की अगली विशेषता के बारे में। तो भारतीय संविधान पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना करता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या संसदीय प्रणाली से हमारा मतलब है संसद, जो कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है, जो विधि निर्माण का कार्य करने वाली संस्था है। ये सरकार को संचालन कर रही है। यहाँ पे जो संसद है ये भारत की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुनी जाती है। जैसे कि लोकसभा भारतीय जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनी है, राज्यसभा और राष्ट्रपति का भारत की जनता ही अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चयन करती है। तो भारत में जो व्यवस्था स्थापित है सरकार की, वो संसदीय व्यवस्था है। यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर जो संस्था बनी है, संसद या पार्लियामेंट, उसके द्वारा जो भी व्यवस्था है देश की, वो
की जा रही है। जो दूसरी आपको फॉर्म मिलता है गवर्नमेंट का, वो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या अध्यक्ष जो है प्रणाली जो है। तो अध्यक्षात्मक प्रणाली में जैसा कि आपको अमेरिका में देखने के लिए मिलती है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट जो होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं और देश की जो भी व्यवस्था है उसका मुख्य आधार वहाँ के राष्ट्रपति होते हैं, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा की गई है, जो भारतीय संविधान की विशेषता है। आगे हम बात करते हैं अगली विशेषता के रूप में, तो फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स से हमारा सेंस है फंडामेंटल यानी कि मूलभूत, कुछ ऐसे अधिकार जिनके बिना किसी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव ही नहीं है। अगर ये राइट्स किसी पर्सन को नहीं दिए जाएंगे तो वो पूरी तरह से डेवलप नहीं कर पाएगा। कुछ इस तरीके के अधिकार जिसके अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार और साथ में जो भी आपके अधिकार हैं इनके संबंधित उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारत के संविधान के भाग 3 में बताए गए हैं। जैसे जैसे आप मेरे साथ संविधान पढ़ते जाएंगे आप इनके बारे में जानते जाएंगे। आगे बात करें तो अगले फीचर की, तो जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आपके भारतीय संविधान के भाग 4 में बताया गया है, इन्हें आप कोर्ट में क्लेम तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसे लक्ष्य हैं जो राज्य को हमेशा ध्यान में रखते होते हैं जब भी वो कोई पॉलिसी बना रही होती है। यानी ये पब्लिक के लिए ना होकर के स्टेट के लिए है। स्टेट को डायरेक्ट करते हैं कि आप जनता के साथ किस तरीके की पॉलिसीज बनाकर डील करेंगे। जब भी वो कोई भी नियम बनाएंगे तो हमेशा इन्हें लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो ये भारतीय संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है। देखिए, जिस समय भारतीय संविधान बना था उस समय जो भारत है वो इतना कैपेबल नहीं था कि वो अपनी जनता को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सके जो कि उस समय हमारे विद्वान संविधान निर्माताओं की मंशा थी। इसीलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने बहुत ही इंटेलिजेंट आइडिया लगाते हुए यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल अप्लाई किए और यहाँ ये चीज़ डाली कि जैसे जैसे हमारा देश कैपेबल होता जाएगा, जैसे जैसे इसके पास संसाधन बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे देश जो है इन लक्ष्यों को पूरा करता चला जाएगा। जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे पंचायती राज व्यवस्था आपको इसके अंतर्गत डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ दिख रहा था, जैसे शिक्षा की व्यवस्था डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ दिख रहा था। लेकिन इन चीज़ों को धीरे धीरे करके आपने आगे देखा कि संविधान संशोधन होकर के इन्हें संविधान का हिस्सा बना दिया गया और ये लक्ष्य अब पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपके संविधान की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में निकलकर सामने आता है। मैं फिर से कहूँगी, जैसे आप मेरे साथ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते जाएंगे आप इन सारी चीज़ों को और बेहतर तरह से समझते जाएंगे। आगे बात करते हैं अगली विशेषता जो कि है फंडामेंटल ड्यूटीज़। जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स किसी भी देश के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटी भी किसी भी राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण होती है। जहाँ पर कर्तव्यों का पालन नहीं होता वहाँ अधिकार भी प्राप्त नहीं हो सकते। इसी कॉन्सेप्ट को हमारे संविधान में अडॉप्ट किया गया है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भारतीय संविधान के पार्ट 4A में जो है शामिल किया गया है। ये हमेशा से भारतीय संविधान में शामिल नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 से इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, लेकिन वर्तमान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। आगे बात करते हैं अगली विशेषता के बारे में, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये है कि पूरा देश, जैसे कि आपको पता है हमारा भारत एक फेडरल है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। हम जितने भी यहाँ पे राज्य हैं वो सभी राज्य मिल करके भारत को बनाते हैं। यानी कि आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो आपके स्टेट्स हैं ये सभी मिलकर भारत को बनाते हैं। लेकिन भारत में फिर भी हम क्या देखते हैं कि सिटीजनशिप क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। यानी हम चाहे किसी भी राज्य से बिलोंग करें, हम क्या हैं, हम भारत के नागरिक हैं। जबकि आपको अन्य जो भी आपको संघात्मक राज्य देखने के लिए मिलते हैं वहाँ पर हमेशा डबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। यानी एक बार वो उस एरिया के सिटीजन होते हैं जहाँ से वो बिलोंग करते हैं और दोबारा वो उस यूनियन के सिटीजन होते हैं जो कि उन राज्यों से मिलकर बन रही होती है। लेकिन भारत के संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम चाहे पंजाब के निवासी हों, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, पश्चिम बंगाल के, तमिलनाडु के, कहीं के भी हों, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक होते हैं। इसे ही हम कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप। ये अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये एक फेडरल स्टेट होते हुए भी फेडरल स्टेट के कॉन्सेप्ट से अलग एक सिंगल सिटीजनशिप का प्रिंसिपल यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता है। तो ये आपके भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके बाद हम देखते हैं यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी।
यानी वयस्क मताधिकार। जैसे कि हमने पहले ही कहा कि भारतीय संविधान भारत को एक लोकतंत्रात्मक देश बनाने का प्रयास करता है। तो यहाँ हम क्या पाते हैं कि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र तब होगा जब राजनीति में, सरकार के निर्माण में जो यहाँ की जनता है वो पार्टिसिपेट करेगी। और पार्टिसिपेट करने के लिए दो बातें आती हैं, एक तो सरकार का हिस्सा बनना, यानी कि आपको चुनाव लड़ने की कैपेसिटी होनी चाहिए, और दूसरा चुनाव में वोट डालने की, अपना मत दे करके अपना प्रतिनिधि चुनने की। तो यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी बात करता है कि जो भी वयस्क हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं, वो सरकार के निर्माण के लिए अपना बहुमूल्य मत दे सकते हैं, अपना वोट डाल सकते हैं। इसे ही हम कहते हैं यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी। आपके भारतीय संविधान में इसे शामिल किया गया है ताकि लोकतंत्र की व्यवस्था की जा सके। अगले आपके फीचर की बात करते हैं भारतीय संविधान की, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखिए, हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी या फिर फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल ड्यूटीज़ या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी, इन सारी चीज़ों का अर्थ तभी है जब कोई ऐसी संस्था हो जो इन बातों पे अपना जजमेंट दे सके, जो पब्लिक के साथ न्याय कर सके। फंडामेंटल राइट्स में आप कितनी भी चीज़ें लिखते हैं, अगर उन्हें आप जा करके कोर्ट में एग्जीक्यूट नहीं करा सकते, आपके पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है, तो उस कंडीशन में उनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। लेकिन भारतीय संविधान में इंडिपेंडेंट जुडिशरी का प्रावधान है। आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। आर्टिकल 50 में भी आपको इसके लिए उल्लेख मिलता है, जहां कहा गया है कि भारतीय न्यायपालिका को एग्जीक्यूटिव से, कार्यपालिका से पृथक रखने के लिए राज्य को निर्देश दिया गया है। यानी कि न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है ताकि वो आपके अधिकारों को और आपके लिए जो भी कानून बन रहे हैं उनका सही इंटरप्रिटेशन कर सके, आपके अधिकारों की रक्षा कर सके और देश में लोकतंत्र की वास्तविक स्थापना कर सके। जब तक कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होती है, तब तक कि एक लोकतंत्र की, एक अधिकार देने वाली सरकार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन भारतीय संविधान इंडिपेंडेंट जुडिशरी के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करता है, जो भारतीय संविधान की एक विशेषता है। आगे बात करते हैं सेंटर ओरिएंटेड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी केंद्रानुमुख संविधान, केंद्र की ओर झुका हुआ संविधान। वैसे तो भारतीय संविधान एक फेडरल स्टेट है, मैंने पहले भी कहा यूनियन ऑफ स्टेट्स है भारत, लेकिन यहाँ पे हम क्या पाते हैं कि यूनियन या फेडरल क्या होता है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है। यहाँ भी शक्तियों का विभाजन है, आपको केंद्र के पास कुछ शक्तियाँ राज्य के पास मिलती हैं। लेकिन जब भी कभी आप इनका आकलन करेंगे कि राज्य की शक्तियाँ या केंद्र की शक्तियों में से ज़्यादा भारी कौन है, तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि केंद्र की शक्तियाँ कहीं ना कहीं राज्यों से थोड़ी सी ज़्यादा प्रभावी होती हैं। और दूसरी स्थिति में जब हम ये देखते हैं कि ये तो सामान्य स्थिति की बात है, लेकिन अगर कभी आपातकालीन कोई स्थिति है तो उस समय पर राज्य की शक्तियाँ बहुत ही सीमित हो जाती हैं और केंद्र की शक्तियाँ बहुत ही विस्तृत हो जाती हैं। इसे ही हम कहते हैं सेंटर ओरिएंटेड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो केंद्र को, सेंटर को ज़्यादा पावर देता है, उसकी तरफ ज़्यादा झुका हुआ सा होता है। जैसे कि आपको पता है कि भारत जो है वो राज्यों से मिलकर बना है, लेकिन इसके जो राज्य हैं वो अपनी इच्छा से स्वतंत्र नहीं हो सकते। सभी स्वतंत्र हैं, सबके राइट्स हैं निश्चित रूप से, लेकिन अगर वो भारत से अलग होना चाहे, संघ से, तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं सेंटर ओरिएंटेड कॉन्स्टिट्यूशन। ये अपने आप में संविधान की एक विशेषता है, क्योंकि जितने भी आपको फेडरल स्टेट मिलते हैं वो आपको पावर्स के इक्वल डिवाइड करते हुए मिलते हैं, लेकिन भारतीय संविधान एक ऐसा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें आपको मिलता है कि वो राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन भी करता है, लेकिन फिर भी केंद्र की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ सा महसूस होता है। इसमें आपके इस वीडियो के लास्ट फीचर की बात करेंगे, जो है यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डनेस एंड डक्टिलिटी। इसका मतलब ये है कठोरता और नम्रता का अनूठा सम्मिश्रण। यानी कि एक तरफ तो आपका संविधान पर्याप्त कठोर है, दूसरी तरफ आपका संविधान पर्याप्त नरम भी है, जिसकी बात हम करते हैं तब जब हम भारत के संविधान के संशोधन की बात करते हैं। आर्टिकल 368 जो भारत के संविधान के संशोधन से संबंधित है, उसके अंतर्गत संविधान संशोधन की 2 प्रक्रियाएं बताई गई हैं। वैसे हम देखते हैं तो संविधान संशोधन की 3 प्रक्रियाएं हमें देखने के लिए मिलती हैं। सबसे पहले जब संसद अपने सामान्य बहुमत से ही संविधान का संशोधन करती है, लेकिन इसे हम संविधान का संशोधन भी नहीं कहते। बहुत से पॉइंट्स मिलते हैं जहाँ पर आप जब संविधान पढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर संसद सामान्य बहुमत से परिवर्तन करती है वहाँ के नियमों में। दूसरा जो जिसे हम संविधान के संशोधन 368 में पढ़ते हैं कि विशेष बहुमत के साथ में भारत की संसद अपने विशेष बहुमत के साथ में भारत के किसी भी जो संविधान का कोई भी उपबंध है उसमें संशोधन कर सकती है। और
तीसरा संशोधन का तरीका है जब भारत की संसद अपने विशेष बहुमत से और उसके साथ में आधे राज्यों के अनुसमर्थन के साथ में कोई संशोधन कर सकती है। तो हम ये देख रहे हैं कि 3 तरीके के संशोधन हो रहे हैं और ये तीनों तरीके की जो संशोधन प्रक्रिया है ये वास्तव में जो विषय है संशोधन का उससे प्रभावित हो रही है। अगर कोई बहुत ही सामान्य सा विषय है जैसे किसी राज्य का नाम बदलना या उसकी सीमा बदलना, तो वहाँ पे संसद सामान्य बहुमत से उस राज्य की सहमति से काम को कर लेती है। दूसरे में हम ये देखते हैं कि अगर कोई ऐसा विषय है जहाँ पर जो कि सामान्य सा कोई भी परिवर्तन है आपके मौलिक अधिकारों के उसमें पार्ट 3 में है, पार्ट 4 में है, तो इस कंडीशन में जो संसद अपने विशेष बहुमत से कोई संशोधन कर सकती है। लेकिन अगर कोई राष्ट्रपति से संबंधित भारत की जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर इनसे संबंधित या यहाँ की न्यायपालिका से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण क्लॉज में अगर कोई परिवर्तन करना है तो उस कंडीशन में एक तरफ संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत और दूसरी तरफ आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। यानी हम ये देखते हैं कि भारतीय संविधान में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो विषय की गंभीरता को देखते हुए परिवर्तित हो जाती है, जो अपने आप में भारतीय संविधान की एक बहुत ही विशेषता है, बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है जो कि आपको अन्य संविधानों में देखने के लिए नहीं मिलेगी। देखिए, परिवर्तन एक आवश्यकता है, समाज बदल रहा है, हमारी आवश्यकताएं बदल रही हैं। एक जीवित संविधान को परिवर्तित होना पड़ता है। अगर एक संविधान परिवर्तित नहीं होगा, समाज के बदलाव के साथ में बदलेगा नहीं, तो उस कंडीशन में वो मृत संविधान हो जाएगा, वो पत्थर जैसा हो जाएगा जो समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकेगा। बदलते हुए समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संविधान को भी बदलना पड़ता है। लेकिन हम यहाँ ये देखते हैं कि भारतीय संविधान बहुत ही अच्छे तरीके से विषय की गंभीरता के अनुसार परिवर्तन की प्रक्रिया निर्धारित करता है। अगर कोई सामान्य विषय है तो सामान्य तरीके से संशोधन, अगर कोई महत्वपूर्ण विषय है तो उस कंडीशन में विशेष तरीके से संशोधन, और कुछ विषय संविधान के ऐसे भी हैं जिन्हें किसी भी तरह से संशोधित नहीं किया जा सकता, जिन्हें हम बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, जो कि एक केस से निकल कर आया था, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से, जिसमें कहा गया था कि भारतीय संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक मूलभूत ढांचा है जिसे कभी भी संशोधित नहीं किया जा सकता है, संविधान से हटाया नहीं जा सकता है। तो हम ये देख रहे हैं कि भारतीय संविधान कठोरता और नम्यता का एक अनूठा सम्मिश्रण है, एक यूनिक कॉम्बिनेशन है हार्डनेस एंड डक्टिलिटी का। तो इस तरीके से आपने अपने भारतीय संविधान की 11 विशेषताओं को मेरे साथ पढ़ा, और भी बहुत सारी विशेषताएं संविधान की हो सकती है जिसे आप अपने आप भी सोच सकते हैं, खोज सकते हैं। जिस समय आप संविधान पढ़ें तो वो आपको दिख सकती है। ये टॉपिक अगर आपको मेरे पढ़ाने के तरीके से समझ में आया, अगर आप मेरे पढ़ाने के तरीके से विषय को समझ पाते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखिए। हम मिलते हैं अपने इस सीरीज़ के आगे के लेक्चर्स में। थैंक यू।